श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष यानी वर्ष 2026 के मार्च महीने तक छत्तीसगढ़ को नक्सली समस्या से मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। बस्तर संभाग में केंद्र और राज्य सरकार के सुरक्षा बल इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों के साथ ही दूर दराज और अंदरूनी इलाकों में जहां दशकों तक पिछड़ेपन का अंधेरा रहा है, वहां सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है। इस बीच हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के साथ ही नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नई नीति लागू की है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत आभार आपका। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हाल के महीनों में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को शानदार सफलता मिली है और मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सली समस्या से मुक्त करने का केंद्र सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जो संकल्प है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, ऐसा लग रहा है कि वो लक्ष्य अब समय से पहले ही पूरा होता दिख रहा है। माँ भारती की कृपा हो सब पर, और ये जरूर हो सके। हमारे ऐसे क्षेत्र जहां पर भारत के संविधान लागू नहीं होते हैं, वहां भारत के संविधान लागू हों, इसी ध्येय के साथ ये सब किया जा रहा है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। उनके संकल्प से ही नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी लगभग खत्म हो चुकी। उनके संकल्प से ही अनुच्छेद 370 कश्मीर से हट गया है। हमारे देश में बहुत जगह बम धमाके हुआ करते थे, उनके ही संकल्प से वो बम धमाके समाप्त हुए। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो संकल्प इन्होंने लिया है, बहुत ही तार्किक आधार पर, बहुत ही सूचनाओं के आधार पर लिया हुआ संकल्प है, और इसलिए हम सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन इसमें हम सबको मिलता है। कोई संशय किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि इस लक्ष्य को प्राप्ति में कोई परेशानी होगी। ये समय से पूर्व भी हो सकता है। अभी इन महीनों के सिवा पूरी योजना पे आप देखेंगे, आपको पूर्ण विश्वास होगा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से, सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों में, क्योंकि वो देख रहे हैं, पिछले 5 साल को भी देखा और इस 1 साल को भी उन्होंने देखा है छत्तीसगढ़ के लोगों में, तो एक जिज्ञासा उनके मन में रहती है, हमारे प्रदेशवासियों में, कि पहले भी केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा था, केंद्र के बल भी वहाँ पे पर्याप्त संख्या में मौजूद थे, लेकिन क्या वजह है कि 1 साल में बड़ी चमत्कारिक उपलब्धियां मिल रही हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्स वही है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएएफ, हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, तब भी वही थे, अब भी वही हैं। वहाँ के ऑफिसर्स वही थे, अब भी वही हैं। फर्क जो बड़ा हुआ है वो ये है कि इसको समाप्त करना है। इस संकल्प की एक सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है। विष्णुदेव जी की सरकार बन गई है, भाजपा की सरकार बन गई है। ये संकल्प है हमारा, इसको समाप्त होना चाहिए। इसलिए इसमें परिवर्तन आपको दिखता है। सरकार का संकल्प गति प्रदान करता है सारे अभियानों को, और इसलिए मैं आपसे निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब तक थी, भूपेश बघेल जी की सरकार जब तक थी, तब तक इस दिशा में काम नहीं हुआ करते थे, सहयोग भी केंद्र को नहीं मिलता था। परंतु अब जैसे ही माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, यहाँ पर सरकार का ही संकल्प है, माननीय अमित शाह जी का संकल्प है, और दोनों ही मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए एक बहुत अच्छी और सकारात्मक पुनर्वास नीति बनाई है। आपने कहा भी है कि सरकार जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक भी गोली नहीं चलाना चाहती। सरकार की मंशा है कि नक्सली मुख्य धारा में लौटें। राज्य सरकार की पुनर्वास जो नीति है, उसकी कुछ विशेषताएं जो भी हैं उनको रेखांकित करें, उन्हें बताएं, और जो भी नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़कर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उन्हें इससे क्या फायदा मिलेगा? विगत नक्सल उन्मूलन नीति से अलग हटकर इस बार जो सरकार ने बनाया है वो छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति है 2025 की। तो इसमें दोनों ही आयाम हैं। नक्सली जो आत्मसमर्पण करेंगे उनके लिए क्या है, और जो नक्सलवाद से पीड़ित है उनके पुनर्वास के लिए क्या है। नक्सली जो आत्मसमर्पण करेंगे उनके लिए तो इस बार राज्य सरकार ने बहुत सारे विषय रखे। आत्मसमर्पण करने के उपरांत, एक समिति के निर्णय के उपरांत 3 वर्षों तक वो एक जगह रह सकते हैं फ्री में, भोजन फ्री होगा, 10,000 रुपया महीना फ्री होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उनको प्रधानमंत्री आवास भी मिल जाएगा, उनको एक प्लॉट भी मिल जाएगा, उनके ऊपर जो इनाम की राशि है वह भी मिल जाएगा। अगर वो हथियार साथ
आए हैं तो हथियार की राशि भी मिल जाएगा, अगर ग्रुप में सरेंडर करते हैं तो वो इनाम की राशि डबल मिल जाएगी उनको। और ये तो मैं आपको एक अंश कह रहा हूं, ऐसे कितने प्रावधान इसमें बने हुए हैं जो नक्सलवादियों से इस बात की सरकार की संकल्प को दोहराते हैं उनके सामने कि आप सरेंडर करें। सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, परंतु यह भी संकल्प है सरकार का कि कोई बंदूक रखकर जंगल में घूमता रहे, जंगल में वनवासी हमारे भाइयों के दरवाजे तक विकास न पहुंच पाए, एक गांव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल का टावर ये न पहुंचे। अगर इसके लिए कोई लगा हुआ है तो उसको माफ भी नहीं किया जाएगा। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ इनका उन्मूलन किया जाएगा। सर, जैसा भी आपने कहा कि जो पुनर्वास नीति बनी है वो न सिर्फ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए है, बल्कि मुझे लगता है शायद संभवतः देश की पहली नीति है जिसमें जो नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास की बात भी कही गई है। इसमें बस्तर ने हिंसा से ग्रस्त बीते दशकों के दौरान स्थानीय लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बस्तर के बहुत दर्द सहा है उन्होंने। यह नीति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, मेरे ख्याल से एक मरहम के समान भी होगी उनके लिए। इसके बारे में बताएं, जो नक्सली हिंसा से जो पीड़ित व्यक्ति रहे उनके बारे में। जिस तरीके से क्षति मुआवजा नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर अगर वो कर रहे हैं तो उनको जैसे इनाम की राशि उनको दे दी जाती है, इसी तरीके से नक्सल पीड़ित परिवारों को क्षति मुआवजा भी सरकार उसी स्तर पर दे रही है। एक बड़ी बात यह है। दूसरा यह है कि सरकार इसमें, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता जो दोनों ही नक्सलवाद के कारण नक्सलियों के द्वारा मार दिए गए, तो उस बच्चे की 12वीं तक की पूरी पढ़ाई, रहने खाने सब की चिंता सरकार कर रही है। नक्सल पीड़ित परिवारों को रहने योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, इसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो आप देखेंगे कि नक्सलवाद से पीड़ित जो पक्ष है उसके पुनर्वास के लिए सरकार बहुत सारे अभियान कर रही है और इसका राजपत्र में प्रकाशन भी छत्तीसगढ़ में हो गया। सरकार का जो कमिटमेंट होता है पूरी जनता के साथ, वो कमिटमेंट भी राजपत्र में प्रकाशित होकर संपूर्ण हो चुका है। सर, अभी हाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र संपन्न हुआ है उसमें आपने सदन में एक नई योजना की घोषणा की है कि जिसके तहत जो नक्सली आतंक से मुक्त होने वाली जो पंचायतें हैं बस्तर में, उनको 1 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्य की तत्काल स्वीकृति दी जाएगी। ये बड़ी अच्छी पहल है सरकार की ओर से, उनके लिए एक प्रोत्साहन स्वरूप भी है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारे बस्तर के 4 जिलों में, विशेष रूप से बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर, संभवतः दंतेवाड़ा, इन 4 जिलों में वो विकास खंड जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, उन विकास खंडों को चिन्हांकित किया गया है। उन विकास खंडों के पंचायत अगर अपने पंचायत के अंतर्गत आने वाले नक्सलियों की जो सूची है उसमें चेतना नाट्य मंडली के लोग हैं, उसमें जन मिलिशिया के लोग हैं, अगर ये समर्पण कराते हैं और समर्पण के बाद वो प्रस्ताव करते हैं पंचायत का कि हमारा ग्राम पंचायत माओवाद से, नक्सलवाद से मुक्त हुआ, तो हम ऐसे इलवत पंचायत कह रहे हैं, इसको स्वतंत्र पंचायत, मुक्त पंचायत कह रहे हैं। इलवत पंचायत माओवाद से मुक्त हुआ तो इसको इलवत पंचायत कह के इन पंचायतों को 1 करोड़ का निर्माण कार्य तुरंत स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही साथ वहां मोबाइल की कनेक्टिविटी दी जाएगी, विद्युत भी व्यवस्था भी तुरंत की जाएगी, और विद्युत व्यवस्था लाइन वाला नहीं होगा तब तक सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। ये सारी चीजें हैं वहां पर। अब अगली चीजें इसमें और जोड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश इसमें हुआ कि बस चलाने की भी व्यवस्था, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हो बस चलाना तो सरकार अपने तरफ से उसमें सब्सिडी देगी बस को, बस ऑपरेटर्स को। यह भी व्यवस्था उसमें आगे कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है, विष्णु देवसाय जी की सरकार ने शुरू की है, वो है नियत नीलानार योजना, जो कि बस्तर की तस्वीर काफी बदल रही है और वहां पर जो उसके पिछड़े इलाके हैं वहां पर विकास की गति अब उससे काफी बढ़ रही है। सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और लोग बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बारे में बताएं। नियत नीलानार जो मैं कहूँ ये महायोजना है, वो इसलिए क्योंकि इसके अपने फंडिंग है और इसमें बहुत सारी योजनाओं को जोड़ करके इस योजना को आगे समावेश किया गया है। तो ऐसे लगभग 37 ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति मूलक हैं और बहुत सी योजनाएं जो सामूहिक हैं, परिवार मूलक हैं, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। हमारे सभी जो नए खुलने वाले कैंप हैं, उन कैंपों के आसपास के पंचायतों में, ग्रामों में 5 किलोमीटर के रेडियस में इस योजना को लागू किया गया है। अब तक 125 गांव लिए गए हैं और अभी रिसेंट जो कैंप खुले हैं उसको जब आप लेंगे तो 150 से अधिक गांव इस योजना के अंतर्गत आए हैं। उसमें उदाहरणार्थ में आपको कहूं, एक गांव है पुअर्ती और पुअर्ती हिड़मा का गांव है, हम लोग जानते हैं। तो पुअर्ती में पहले कुछ नहीं होता था, आज आप पुअर्ती
में खड़े होकर के मोबाइल पर बात कर सकते हैं। ये बड़ा अंतर आया है। तो सारे कैंपों में मोबाइल टावर दे करके गांव को कनेक्टिविटी देना मोबाइल का, वहां पर सोलर लाइट लगाना, वहां पर बोर करके पानी की व्यवस्था करना, वहां आंगनबाड़ी खुलना है, वहां स्कूल खुलना है, हॉस्पिटल की एक छोटी व्यवस्था वहां दी जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर किए जा रहे हैं। रोड की कनेक्टिविटी दे रहे हैं अपन, आधार कार्ड बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाया है, राशन कार्ड बन रहा है, राशन की दुकानें खुल रही हैं। ये सारे काम उन सारे ही नियत निलानार गांव में किए जा रहे हैं। सर, बस्तर ओलंपिक में हजारों युवाओं ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया था। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उसका जिक्र भी किया था। और अब बस्तर में हो रहा है बस्तर पंडुम, दंतेवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। ये बस्तर पंडुम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, पंडुम जो शब्द है उसका अर्थ उत्सव, कार्निवाल है। तो बस्तर कार्निवाल तो आप कहें इसको, ये स्थानीयता के साथ जुड़ने के लिए उसको बस्तर पंडुम कहा गया। बस्तर इतना समृद्ध है सांस्कृतिक तौर पर, इतना समृद्ध है। भारत की पुरातन संस्कृति आप कहीं देखना चाहते हैं तो बस्तर में आज विद्यमान आपको मिलेगी। बस्तर में मुड़िया भी हैं, गोंड भी हैं, भतरा भी हैं, हलबा भी हैं, ऐसे विभिन्न जातियां हैं और उनके अपने अपने संस्कार, अपने अपने व्यवहार, अपने अपने सारे धरोहर है, पुराने सांस्कृतिक धरोहर है। उन सबका संगम एक स्थान पर है और वो है बस्तर पंडुम। और इस बस्तर पंडुम में आप जब जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि बस्तर में कितने तरह के पेय होते हैं, कितने तरह के भोजन खाद्य पदार्थ होते हैं, कितने तरह के परिधान होते हैं, कितने तरह के आभूषण होते हैं, कितने तरह के गीत होते हैं, कितने तरह के वाद्यंत्र होते हैं, कितने तरह के नाट्य होते हैं। ऐसे सारे चीजों का संगम एक स्थान पर है, वो बस्तर पंडुम है। सर, हमारे इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में, खासकर जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ इस समय बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जो लोग नक्सली विचारधारा से प्रभावित हैं और हिंसा में संलग्न हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वे हिंसा को छोड़ें और समाज की मुख्य धारा में वापस लौटें और विकास में सहभागी बनें? ये जो माओवाद कहते हैं, ये माओवाद चीन का है। माओ जब चीन में थे तो उसने ऐसा किया, वहीं खुद ही वो सक्सेस नहीं हुए। फिर यहाँ इसका क्या औचित्य है? पहला, दुनिया में कहीं और नहीं होता है, यहीं होकर के क्या होने वाला है? दूसरा, तीसरा, मैं कहता हूँ जब मैं बस्तर के विभिन्न गांवों से जाता हूँ या वहाँ के युवा हमारे पास आते हैं तो आज इस आधुनिक युग में भी 30 साल का युवा जो है वो टीवी नहीं देखा होता है। ये कैसा सिचुएशन है भाई? ऐसे थोड़े होता है। बस्तर के गाँव में स्कूल क्यों नहीं खुलना चाहिए? जब नक्सलियों के बच्चे विदेशों में बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ रहे हों तो वो ये सोचते क्यों है कि बस्तर में एक छोटा सा स्कूल भी ना चल पाए? जब इन नक्सलियों के नेताओं के बड़े बड़े बंगले बड़े बड़े शहरों में हैं तो क्यों सोचते हैं कि बस्तर के लोगों के घर तक सड़कें ना पहुंच पाए, इनके गांव तक? ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों सड़कों में आईडी लगाकर ब्लास्ट किया जाता है? क्या आईडी पुलिस वालों को ही पहचानता है? क्या उसमें गांव वाले हताहत नहीं हो रहे हैं? क्या जानवर हताहत नहीं हो रहे हैं? इन लोगों ने कितने लोगों की हत्याएं की होंगी इन नक्सलियों ने, अंदर अंदर जंगल तक। ये कहकर जन अदालत लगा करके किसने अधिकार दे दिया आपको? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? बस्तर के एक गांव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल का टावर, जो आज के समय की मौलिक आवश्यकता है, ये क्यों ना पहुंचे? इसको क्यों रोका जा रहा है? और सिर्फ इसको रोका ही जा रहा है, और आज नहीं, दशकों से रोका जा रहा है। इसीलिए बस्तर के गांव अब तक पहुंच विहीन है, वहां हॉस्पिटल नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो बस्तर में गजब की प्रतिभा है, वो प्रतिभा सारी दिखी है अभी बस्तर ओलंपिक के समय में, जब 1,65,000 बस्तर के युवाओं ने उसमें भाग लिया था। तो ये सारी बातों के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है, उससे क्या हल होने वाला है, उससे क्या निकलने वाला है, आप कैसी व्यवस्था देना चाहते हैं? जब सरकार एक पैर पर खड़े होकर के सेवा के लिए तैयार है, सरकार किसी और की नहीं, आपकी खुद की सरकार है। कोई अगर भड़काता है आपको कि अंदर बस्तर में कुछ ऐसा गड़ा है जिसको उखाड़ कर ले जाएंगे, तो ये मूर्खता है सरासर ये सोचना। भाई, बस्तर में आज भी लौह उत्खनन का कार्य चल रहा है और दशकों से चल रहा है। आगे आने वाले समय में बस्तर में टूरिज्म बढ़े, पर्यटन का काम बढ़े, बस्तर में लघु वन उपजों का काम बढ़े, बस्तर के लोग संपन्नता के साथ अपने गांव में पूरे वैभव के साथ रहें, ये आवश्यक है और इस पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं बस्तर के एक एक नौजवान से अपील करना चाहता हूं, इस माओवाद ने किसी दुनिया में किसी को कुछ नहीं दिया, यहां पर भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर कहीं तो आपका साथी भी आपका इस भ्रम में है, उसको वापस लाया जाए। सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, पूरा लाइफ सेटल करने तक सरकार ने योजना बना करके रखी है। परंतु यह बात भी बहुत स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी बंदूक रखकर किसी और को डराने धमकाने
धमकाने और विकास के कार्यों को गांव तक पहुंचाने से रोकेगा तो उस पर दृढ़ता के साथ कार्रवाई की जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए। बहुत कीमती वक्त है आपका, लेकिन आपने समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, वो बहुत जल्द पूरा होगा। बहुत बहुत आभार आपका। आपके माध्यम से ये पूरी बातें पहुंचे, वो बातें पहुंचे जिसको माननीय अमित शाह जी चाहते हैं, वो बातें पहुंचे जिसको माननीय विष्णुदेव साय जी चाहते हैं, वो बातें पहुंचे जिसको बस्तर की जनता चाहती है। बस्तर लाल आतंक से मुक्त होना चाहिए। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।